अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमने पिछले अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस तो कर ली थी। जो मेन चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी अकाउंट हेड्स के हवाले से। भाई डिफरेंट अकाउंटिंग टर्म्स हमने समझे थे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किससे कहते हैं। और हमने एक्सपेंसेस के बारे में समझा था, हमने एक्सपेंडिचर के बारे में समझा था, हमने अकाउंट रिसीवेबल के बारे में समझा था, हमने अकाउंट पेबल के बारे में समझा था। तो बहुत सारे अकाउंटिंग के टर्म्स हमने पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस कर लिए थे। हम ट्रांजैक्शन के बारे में समझ गए थे कि आखिर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन कितने किस्म के होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होती है। सही है। तो ये तमाम चीज़ें हम समझ चुके थे अपने क्लासेस में। अब पिछली फर्स्ट क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम ये सब समझ चुके थे। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे और जैसे ही हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो उसके के साथ साथ पूरी टेक्निकलिटीज बढ़ जाएगी। और आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज हम कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह बनाएं, कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह की प्रैक्टिस करें। सही है। आज ये डॉक्यूमेंट तो जो मैंने शेयर किया था ये क्या पता ख़त्म ना हो पाए, लेकिन आज इंशाल्लाह ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस लाजमी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट। तो बात करना था यहाँ से। ठीक है। अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर आपने हर एक के मुंह जबान से एक चीज आपने अमूमी तौर पर सुनी होगी, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। सवाल ये उठता है कि आखिर ये डेबिट क्या है और आखिर ये क्रेडिट क्या है। लोग क्या करते हैं, लोग आसानी के लिए कह देते हैं कि भाई डेबिट का मतलब जो आया और क्रेडिट का मतलब जो गया। लोग क्या करते हैं, लोग आसानी के लिए कह देते हैं कि डेबिट का मतलब जो आया और क्रेडिट का मतलब जो गया। क्या दर हकीकत ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सही है। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट समझाने के लिए मुझे सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना होगा कंप्यूटर के बारे में। सही है। जिस तरह एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, उनके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। उन लैंग्वेजेस के बेसिस उन लैंग्वेजेस के बेसिस के ऊपर ही उन लैंग्वेजेस के बेसिस के ऊपर ही उन लैंग्वेजेस के बेसिस के ऊपर ही क्या होता है, आपकी जो वो है प्रोग्राम वो रन हो पा रहे होते हैं। सही। अच्छा, जब उन लैंग्वेजेस के बेस के ऊपर ही आपका प्रोग्राम रन हो पा रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, प्रोग्रामिंग मतलब एक कंप्यूटर के कोई सॉफ्टवेयर, अगर आप गेम खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर। सही। तो कंप्यूटर के गेम के पीछे पूरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है, उसके प्रोग्रामिंग की गई होती है, उसके बाद कोडिंग की गई थी। उन कोड्स की वजह से पूरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी अकाउंटिंग के कोड्स है। तो डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग के कोड्स है जो कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प करता है। सर हमें क्लियर नहीं हो रहा, आप अपनी तरफ और एक्सप्लेन कर दें तो और एक्सप्लेन कर देते, इसकी कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है कि डेबिट, जो ये लफ्ज डेबिट है और जो ये लफ्ज क्रेडिट है, ये लैटिन वर्ड है। सही है। ये लैटिन वर्ड से लैटिन वर्ड से निकाले गए हैं। और डेबिट और क्रेडिट को मैं कहता हूँ ये अकाउंटिंग कोड्स है। इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन को समराइज कर देते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी। 3 मेन बातें मैंने आपको समझाई थी कि भाई रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो भाई रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन का जो ये अमल है, ये जो 3 स्टेप्स थे, इन 3 स्टेप को समराइजेशन तक यानी लास्ट स्टेज तक लाने तक जो हेल्प करेगा वो अकाउंटिंग कोड्स हेल्प करेगा। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हो होते हैं, इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी चंद अकाउंटिंग के रूल बना दिए गए। तो भाई इन अकाउंटिंग रूल्स को समझते हुए हम ट्रांजेक्शन को समराइज करेंगे। इन अकाउंटिंग रूल्स को समझते हुए हम ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो फंडामेंटल यानी बेसिक लेवल पे ही आपने रूल्स को दिमाग में रख के चलना है। ये रूल्स आप आपने रिटेन रखने होंगे, आपने दिमाग में याद रखने होंगे। तो एक किस्म से आप ये समझे कि ये अकाउंटिंग की ही कोर्स है। अब इन कोर्स के ऊपर, इन
मतलब इन अकाउंटिंग की जो कोर्स है, जो डेबिट और क्रेडिट है, इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम अपने 3 स्टेप्स को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होते हैं, और इन द एंड जो हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो एक समराइज इंफॉर्मेशन बन के आ जाती है, जिससे हम फिर बाद में अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट की हिस्ट्री यही है कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर दी अकाउंटिंग कोर्स, और ये हेल्प करते हैं ट्रांजेक्शन को समराइज करने तक लाते हुए, 3 स्टेप से रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन तक। तो ये पूरा प्रोसेस है, इन प्रोसेस के अंदर अकाउंटिंग कोर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही हम इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। चले आ जाइए, अभी हम रीड करते हैं और फर्दर क्लैरिफाई आपको और हो जाएगा। Word debit and credit are Latin words for the purpose of simple understanding. Just assume they are the accounting codes which helps to classify and summarize the financial information easily. For every transaction, there are two aspects. For example, if one wants to buy a car, he must have to pay to purchase the car. Here you can see that the cash will reduce, but the buyer will get a car as a benefit. The same concept applies to debit and credit. सर हमें क्लियर नहीं हुआ कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर ट्रांजैक्शन के बारे में समझाया था कि ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन दरअसल एक लेन देन का अमल है। मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे सामान देंगे। मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे सामान देंगे। मैं आपके साथ कोई कर्ज का ट्रांजेक्शन करूंगा कि मैं आता हूँ कि यार मुझे आप ये किताबें दे दे, 15 दिन बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो आपके लिए मैं कौन हुआ? अकाउंट रिसीवेबल। मेरे लिए आप कौन हुए? अकाउंट पेबल, क्योंकि मैंने तो आपको पैसे देने हैं और आपने मुझसे पैसे लेने हैं। सही है, क्योंकि मैंने आपसे उधार पे सामान खरीदा और आपने मुझे उधार पे सामान बेचा। अब ये हमें क्लियर होगी बात। लेकिन अगर आप इस बात को गौर से देखें, ट्रांजेक्शन के अंदर लेन देन का अमल हो रहा है। एक आदमी या तो क्रेडिट मतलब या तो उधार पे सामान लेता है, और दूसरा बंदा उसको उधार अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। सिंपल मैं आप लोगों को एक चीज ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन एक लेन देन का अमल है, दो साइड्स होती हैं। सही है, एक साइड रिसीव करता है, दूसरा साइड पे करता है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर दो एक्सपेक्ट्स पाई जाती हैं, उन दो एक्सपेक्ट्स को हम डेबिट और क्रेडिट कह सकते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर जो मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिख दी, अगर आप दुकान पे जाएंगे, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप इस एग्जांपल को समझ लें। अगर आप दुकान पे जाएंगे, आपने गाड़ी लेनी है, आप पैसे देंगे, आपने पैसा दिया, आपके पास कैश कम हुआ। सही है, और लेकिन उसके बदले आपके पास क्या आया? गाड़ी आई। गाड़ी भी एसेट है, तो आपके पास एक एसेट आया जिसे हम कहेंगे गाड़ी, और एक एसेट आपसे चला गया जिसे हम क्या कहेंगे? कैश। सर कैश एसेट है? जी हाँ, कैश एसेट है। उस कैश के बेसिस पे ही तो आप बहुत सारी चीजें खरीद फरोख्त कर पा रहे हैं। सही है, और उसी की वजह से तो आपकी पूरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। तो हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे क्लियर करते जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अपने दिमाग में ये बात याद रख लीजिए, अपने दिमाग में ये बात याद रख लीजिए कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग कोड्स हैं, और ये हमें हेल्प करता है समराइजेशन में, क्लासिफिकेशन में। सही है, इसका इनका हरगिज से मतलब नहीं कि जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ये हरगिज इसका मतलब नहीं। दीज आर दी अकाउंटिंग कोड्स। अभी तक हमने ये बात समझी। और ट्रांजेक्शन के अंदर लेन देन का अमल होता है, एक पार्टी देती है, दूसरी पार्टी देती है, मतलब कोई इस तरह का लेन देन का अमल चल रहा होता है। क्या वो कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। सही है, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तो उसके अंदर अकाउंट रिसीवेबल की इन्वॉल्वमेंट होगी और अकाउंट पेबल की इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर कैश ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें सिर्फ कैश की इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो चीज़ आप ले रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी ली और मैंने पैसे दिए, मेरे पास कैश कम हुआ, एक एसेट मेरे पास कम हुआ, और एक एसेट मेरे पास बढ़ गया। गाड़ी भी तो एसेट है ना, मैं इसको यूज करता जाऊंगा सालों साल तक। मतलब गाड़ी एक साल के लिए थोड़ी चलती है, वो तो मतलब मतलब साल एक साल से ज्यादा तक की चलती है। जब वो एक साल से ज्यादा तक की चलती है तो फिर वो कौन सा एसेट हुआ? नॉन करंट एसेट, क्योंकि मैं उससे बेनिफिट ले पाऊंगा 12 महीने से ज्यादा तक का। अभी फिर से आ जाते हैं, हमारा मेन पर्पस आज की क्लास के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट को समझना है, इनके रूल्स को समझना है, इनके रूल को दिमाग में बैठा देना है।
जैसे ही हम इनके रूल समझ जाएंगे हमारे लिए फिर अकाउंटिंग में आसानियां पैदा होने लग जाएगी। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ये जो रूल्स है ना जो मैंने यहाँ पे आपके लिए टेबल में बना के लिखे हुए, आपने इन तमाम रूल्स को याद रखना है। ओके, टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू रिटेन देम इन योर माइंड। अच्छा, आपने इन तमाम जो मैंने टेबल बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आपने इसको याद रखना है। सर मतलब क्या हम इसको याद रखेंगे, आप क्या हमें समझाएंगे? नहीं, समझाते हैं भी अभी। देखिए, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। सही, ये क्या है? अकाउंटिंग कोर्स। जब भी मेरा एसेट बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा? डेबिटर से। आप फिलहाल याद रख लीजिए, हम अभी सवाल सॉल्व कराऊंगा आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सही है, अभी आपको सिर्फ याद रखना है, फिर हम सवाल सॉल्व कराऊंगा, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपका एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, आपने इसको डेबिट करना है। और जब भी आपका एसेट कम होगा, आपने इसको क्रेडिट करना है। जब भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपने इसको डेबिट करना है। और जब भी आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, आपने इसको क्रेडिट करना है। जब भी आपकी सेल बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपने इसको क्रेडिट करना है। और जब आपका सेल रेवेन्यू इनकम कम होगा, आपने इसको डेबिट करना है। जब आपका कैपिटल बढ़ेगा, वो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी, और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट ट्रांजेक्शन होगी। सही है, इंक्रीज इन ड्राइंग डेबिट ट्रांजेक्शन है, और डिक्रीज इन ड्राइंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इंक्रीज इन परचेजेस डेबिट ट्रांजेक्शन है। तो मैंने आपका एक टेबल बना कर रखा हुआ है। फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों ने इस टेबल को रिटेन रखना है, दिमाग में याद रखना है। सर हमें याद नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टेबल है। तो अभी के लिए मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप चंद चीज़ को याद रख सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, को याद करने का तरीका आपको समझा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको याद करने का तरीका समझ देता हूँ। ऐसे होगा तो डेबिट होगा, इसका उल्टा यानी जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। यानी आपने एक चीज याद रखनी है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, फिर इसका उल्टा क्रेडिट, यानी जब एसेट डिक्रीज होगा आपने उसको क्रेडिट करना है। रेवेन्यू होगा, आपने उसको क्रेडिट करना है। यानी जब वो डिक्रीज होगा आपने उसको डेबिट करना है। आप एक लाइन को याद रख लीजिएगा, उसका फिर उल्टा आपको खुद ही याद रहेगा। सही है, सर हमें क्लियर अभी भी नहीं हो पा रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक दिमाग में चीज बैठा के रख लें, ये चीज आप लोगों ने दिमाग में रिटेन रखनी चाहिए। मैंने लेक्चर 1 के अंदर तभी आप लोगों को अकाउंटिंग टर्म समझा, ताकि आपको क्लियर हो कि यार ये एसेट का मतलब क्या है, इस सेल्स का मतलब क्या है, ये कैपिटल का मतलब क्या है, ये ड्राइंग का मतलब क्या है। अगर मैं आपको वो चीजें ना समझाता तो आपको आज थोड़ी और मुश्किल होती। लेकिन फॉर द टाइम भी आप लोगों ने दिमाग में इसको याद रखना है। अभी मैं आप लोगों को सवाल सॉल्व कराऊंगा, आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा। सही है, कुछ टाइम के अंदर एक सवाल मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा, टाइप करूंगा, आप सबको मेरे साथ सॉल्व करना होगा। हमेशा एक बात आपने याद रखनी है। देखिए, एक तो ये रूल्स है जो कि मैंने आप लोगों के लिए टेबल में लिख दिए हैं। सही, आपने उसको दिमाग में रिटेन रखना है। लेकिन एक रूल आपने हमेशा दिमाग में याद रखना है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। सही है, यानी डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। तो यार याद रख लीजिए, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। तो क्या मतलब बराबर होंगे? आ जाइए सवाल सॉल्व करते हैं। पहले हम अकाउंटिंग के पहले मैं आप लोगों के लिए सवाल टाइप कर रहा हूँ, आप उस सवाल को मेरे साथ रीड करें। फिर मैं आप लोगों के लिए ट्रांजेक्शन बनाऊंगा, उन ट्रांजेक्शन को साथ में फिर हम समझेंगे कि किस तरह ट्रांजेक्शन बन रही है। सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज करते हैं मिस्टर ए, मैं सवाल टाइप कर रहा हूँ। सही, आप लोगों के लिए मैं सवाल टाइप कर रहा हूँ। सवाल जैसे ही टाइप हो जाएगा, हम इस सवाल को इस सवाल की फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कराऊंगा आप लोगों को कि भाई ट्रांजेक्शन किस तरह बनती है, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। सही, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर ए बी
started a business by investing cash of rupees 1 lakh। तो मिस्टर एबीसी एक बंदा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस में 1 लाख की। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी ऑनर अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। ऑनर यहाँ पे कौन है, मिस्टर एबीसी यहाँ पे ऑनर है, सही है। और मिस्टर एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्ट किए रुपीज 1 लाख, 100,000। तो जब ऑनर अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा उसे मैं क्या नाम दूंगा, कैपिटल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैं मेरे बिजनेस में कैपिटल आया है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे बिजनेस में कैपिटल आया है। अच्छा, तो ये कैपिटल मेरे बिजनेस में इंक्रीज हुआ है, कैपिटल मेरे बिजनेस में इंक्रीज हुआ है। ऊपर जाते हैं रूल्स में क्या लिखा था कि जब इंक्रीज इन कैपिटल हो तो क्या करना है, तो इंक्रीज इन कैपिटल होगा तो आपने क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सही है। तो मैं आया नीचे, सही है। तो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, ऑनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, सही है, तो उससे मैं कैपिटल कहूंगा और कैपिटल को मैं हमेशा क्रेडिट करूंगा, सही है। अभी हमने रूल्स पर के ऊपर से आ गए, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, टू एक्सपेक्ट्स होते हैं, सही है। तो यहाँ पे बिजनेस देख रहा है कि उस मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाऊं, जो मालिक है, मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो बिजनेस ये देख रहा है मैं बिजनेस, ये बिजनेस है, कंसिडर दिस एज अ बिजनेस, ये जो मेरा हाथ है ये बिजनेस है और ये सपोज कर लिए मालिक है। तो मालिक ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए खर्च किया, इन्वेस्ट किया। अब जो ये बिजनेस है, बिजनेस अपने मालिक को देख रहा है कि मेरे मालिक ने मेरे अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अब मैंने काम करना है ताकि मैं उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करूं, ताकि मैं अपने मालिक के लिए प्रॉफिट जनरेट करूं। तो एक किस्म से बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी खड़ी हुई है, एक किस्म से बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी खड़ी हुई है। बिजनेस कोशिश करेगा कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे और इन दैन वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपने ऑनर को जाके दे दे। तो यहाँ पे आप लोगों की सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो कैपिटल होता है वो एक लायबिलिटी ही होती है, कैपिटल हमेशा एक लायबिलिटी ही होती है, लेकिन चूंकि वो लायबिलिटी ऑनर की तरफ से है, ऑनर को देना है, तभी उसको हम कैपिटल कहते हैं, सही। बिजनेस कोशिश करेगा कि वो जो 1 लाख रुपए इसके अंदर खर्च हुए वो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके अपने ऑनर को दे दे, क्योंकि इन द एंड जो प्रॉफिट बिजनेस कमाएगा वो प्रॉफिट पे हक किसका होगा, ऑनर का होगा। तो बिजनेस में जो कैपिटल लगा हुआ है तो बिजनेस कैपिटल के बदले ऑनर को पे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सही है। थोड़ा क्लियर हो गया। आज ये फिर से सिंपलिसिटी की जाने आ जाते हैं, मैं आप लोगों को और सिंपल करवा देता हूँ। तो पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। मिस्टर एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश रुपीज 100,000। मैंने आपको बताया जब भी ऑनर इन्वेस्ट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल जब बढ़ता है बिजनेस में मैं क्या, उसे मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। पर लिखा हुआ तो पैसे दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं, सही है। अच्छा, कैपिटल तो बढ़ा लेकिन अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे कैश आया हुआ है ना, यहाँ पे कैश आया हुआ है। तो बिजनेस के अंदर एक किस्म से कैपिटल बढ़ा और बिजनेस में कैश भी आ गया, दोनों साथ में बढ़ गए। और कैश क्या है, एक एसेट है। तो इसकी एंट्री किस तरह रिकॉर्ड होगी, इसकी ट्रांजेक्शन किस तरह रिकॉर्ड होगी, एक फॉर्मेट आप लोग याद रख लीजिए, कैश फिर सर हमें ये एंट्री समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से क्लियर। जब भी मालिक अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा उससे मैं क्या कहूँगा, कैपिटल, ये रहा कैपिटल। मैंने आपको फिर समझाया कि कैपिटल दर हकीकत एक लायबिलिटी ही है, क्योंकि बिजनेस अपने ऑनर को पे करेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, सही। लेकिन चूंकि उसने वो प्रॉफिट अपने ऑनर को देना है,
सही है, और ऑनर ने ही पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसे हम लायबिलिटी नहीं कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। लायबिलिटी हम किसे कहते हैं सर, तो ये बताएं, लायबिलिटी हम किसे कहते हैं? लायबिलिटी हम हर उस ऑब्लिगेशन को कहेंगे, लायबिलिटी हम हर उस ऑब्लिगेशन को कहेंगे जो कि जो कि हमारे बिजनेस से आउटसाइड हो, जो कि अदर देन ऑनर। अगर ऑनर के अलावा कोई और बिजनेस को पैसा दे रहा है, सपोज करते हैं कि देखिए, एक तो मैंने आप लोगों के सामने ये ट्रांजेक्शन बना ली ना, रिकॉर्ड करवा दी कि भाई कैश आया, कैश एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट हुआ, डेबिट। और कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑनर ने पैसा लगाया, इंक्रीज इन कैपिटल, वो क्रेडिट हो गया। अगर आप गौर से देखें तो 1 लाख डेबिट हुआ है और 1 लाख क्रेडिट हुआ है, तो ऊपर जो रूल लिखा गया था कि डेबिट और क्रेडिट है हमेशा बराबर होगा, तो डेबिट और क्रेडिट हमें आप लोग देख रहे हैं बराबर ही रिकॉर्ड है। हमेशा पहले जो ट्रांजेक्शन बनेगी, सही है, ट्रांजेक्शन मतलब हमेशा जब भी आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, सब एंट्री करेंगे एंट्री, जब भी आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, सबसे पहले आपने डेबिट मेंशन करना होता है और बाद में आपने क्रेडिट मेंशन करना होता है, और क्रेडिट मेंशन करने के लिए आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है। सही। सर एक और एंट्री समझाए, हम क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अभी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको रूल्स क्लियर हो जाए। फ्रेंड ऑफ मिस्टर ABC वाइट थाउजेंड लोन। मिस्टर एबीसी ने अपने बिजनेस के अंदर ऑलरेडी ही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, इसके लिए हमने कैश भी रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा आया था, इंक्रीज इन कैश हुआ था, इंक्रीज इन एसेट हुआ था, और इंक्रीज इन एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, हमेशा डेबिट। अच्छा, सही है। अब चूंकि वो पैसा ऑनर लाया था, ऑनर ने इन्वेस्ट किया था, मैंने सब कैपिटल कह दिया। अब एक मिस्टर मिस्टर एबीसी है, मिस्टर एबीसी के फ्रेंड ने लोन दे दिया। Mr. friend of Mr. ABC provide rupees 50,000 as a loan to his business। यानी मिस्टर एबीसी का एक दोस्त था, उसने कहा कि यार मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ ताकि आपका बिजनेस और अच्छा चले। सही है, लेकिन मैं आपको ये लोन के तौर पे दे रहा हूँ, सही है, लोन है मेरी तरफ से, आपने मुझे पैसे देने होंगे। अब देखो ये जो लोन है, ये ऑनर की तरफ से नहीं, ये ऑनर की तरफ से नहीं है, ये अदर देन ऑनर है। यानी मालिक ने बिजनेस के अंदर भी पैसा नहीं लगाया, ये 50,000 मालिक ने नहीं लगाया बिजनेस में, ये किसी और ने लगाए हैं। जब किसी और ने लगाए हैं तो वो कैपिटल नहीं होगा, वो लायबिलिटी ही होगी, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री भी सिमिलर, वो भी सिमिलर इसी तरह बनेगी, यही बनेगी, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश फिर से आ गया, बिजनेस के अंदर रुपीज 50,000 फिर से आ गए, तो इंक्रीज इन एसेट हुआ, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। तो मैंने फिर से क्या कर दिया, कैश रुपीज, मैंने फिर से क्या कर दिया, कैश रुपीज 100,000 डेबिट, और लाइबिलिटी is 100,000 क्रेडिट। अच्छा सर, ये हमें क्लियर हो गया। सर आपने हमें अकाउंट पेबल समझाया था, तो क्या यहाँ पे अकाउंट पेबल हमें नहीं लिखना चाहिए? सर अकाउंट पेबल हमें लिखना चाहिए ना, अकाउंट पेबल हम तब लिखते हैं क्योंकि अकाउंट पेबल भी क्या है, लाइबिलिटी है। अकाउंट पेबल भी क्या है, लाइबिलिटी है। और अकाउंट पेबल हम तब लिखते हैं जब वो लायबिलिटी बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं अपने सप्लायर से जाऊं, उससे किताबें खरीदूं उधार पे, तो मैंने उससे किताबें खरीदी हैं, किताबें मेरा मर्चेंडाइज है, और जो उधार मैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चलाने के लिए लूं, यानी किताबों के लिए मैंने पैसे मतलब उधार पे सामान खरीदा, मैंने अपनी किताबों के लिए, एक बुक शॉप का ऑनर है, उसने किताबें बेचनी होती है, सही है, उसने एक उधार पे किताबें खरीदी और भेजी। जब उसने, उसका जो मेन काम क्या है, किताबें बेचना, तो जब किताबें बेचने के लिए वो कोई उधार पे काम करेगा, सही है, वहां पे अकाउंट पेबल, यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे नहीं आए। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या समझा कि कैश आया है, रुपीज 100,000 रिसीव हुआ है,
सही है। जब कैश बिजनेस के अंदर आया तो कैश तो एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, जब एसेट इंक्रीज हुआ उससे हम क्या कहते हैं, डेबिट। और हमें जो कैश मिला है किससे मिला है, ये मिस्टर एबीसी के फ्रेंड ने दिया है, यानी ऑनर ने नहीं दिया, तो ये लायबिलिटी हुई। सही है। अब देखिए हम हर जगह लायबिलिटी लायबिलिटी करके नहीं लिख सकते। सही है, मैं आप लोगों को एक चीज ये समझाना चाह रहा हूँ, ये है लायबिलिटी ही, कि 50,000 रुपये मुझे मिले हैं। सही है, इससे मेरा लायबिलिटी भी बढ़ा है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट। ऊपर लिखा होगा, मैं आपको समझाएगा। अगर नहीं लिखा होगा तो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी नोट कर लीजिए आप लोगों के पास, कि इंक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगा और डिक्रीज इन लायबिलिटी हमेशा डेबिट होगा। सही है। तो ये लायबिलिटी थी, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ट्रांजेक्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई। सही है। लेकिन लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने किसी को पैसे देने हैं, मैंने किसी को पैसे देने हैं, मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। सही है। लायबिलिटी को काट के अगर मैं यूं लिख दूं, लोन पेबल, कोई बुरी बात है, नहीं कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि लोन पेबल भी तो लायबिलिटी ही है। बस मैंने नाम चेंज कर दिया, मैंने कह दिया यार 50,000 मुझे लोन मिला है। सही है। अगर मैं हर एक को अगर आज मुझे 50,000 का लोन मिला है, कल क्या पता मुझे फिर से कोई और चीज मिल जाए, इसी तरह उधार पे मतलब कोई लोन मिल जाए, कोई कुछ और मिल जाए। अगर मैं हर एक की लायबिलिटी लायबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो फिर मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो इस आसानी इसी बात में होगी कि इस लोन को मैं एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करूं, लेकिन बस नाम चेंज कर दूं, लोन पेबल लिख दूं, और ट्रांजेक्शन करते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर एबीसी changes books करता होगा। हम एज्यूम ये करते हैं कि जो मिस्टर एबीसी है, बुक शॉप का बिजनेस खोला हुआ है। तो बुक शॉप को क्यों, या बुक शॉप का मैं इस वजह से आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये एक सिंपल एग्जांपल होती है, और जो स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको एक बात जल्दी से क्लियर हो जाती है। सही है? तो मिस्टर एबीसी ने बुक शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए थे, क्योंकि ऑनर की तरफ से पैसे थे तो उसका कैपिटल कह दिया, और क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश आया था तो कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ था, उसको मैंने डेबिट कर दिया। सही। अब अगर आप ये देखें, अगर आप गौर से तवज्जो फरमाए, ये पूरी लाइन थी बड़ी, ये पूरी लाइन थी जो कि लिखी गई थी, मेरे किसी क्लर्क ने, मेरे किसी मुलाजिम ने लिखी होगी वहाँ। सही। और उस लाइन को मैंने इतने छोटे 2 हिस्सों में बंद कर दिया, थोड़ा सा उसको कंसाइज कर दिया। यही तो डेबिट और क्रेडिट के अकाउंटिंग कोड, इसी में तो डेबिट और क्रेडिट हेल्प करता है, मतलब अकाउंटिंग कोड का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि मतलब जो बड़ी सी जो बातचीत लिखी हुई है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की, उसको और कंसाइज करो, तो उसको और छोटा करके लिखो। तभी मैं कहता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट आर अकाउंटिंग कोड्स, जो कि हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन के अंदर। तो ये मैं क्लियर हो गया। फिर मुझे 50,000 रुपये का लोन मिला, कैश फिर से आया 50,000, कैश एसेट है, इंक्रीज इन कैश, मतलब कैश एसेट है, तो जब मेरे पास कैश एसेट आया तो इंक्रीज इन एसेट हुआ, उसको मैंने डेबिट कर दिया। अब चूंकि जो मुझे ये लोन मिला था, जो पैसे 50,000 रुपये आए थे, ऑनर ने नहीं दिए थे, अदर देन ऑनर था, तो उसको मैंने, मतलब वो मेरी लाइबिलिटी है, मैंने पहले यहाँ पे लाइबिलिटी ही लिखी थी। लेकिन अगर मैं हर एक की लाइबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल करता जाऊंगा तो ये भी सही बात नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, बस मैंने लाइबिलिटी का लफ्ज हटा दी, मैंने लिख दिया लोन पेबल। तो ये लोन है, मैंने पे करना है। लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, ऑब्लिगेशन टू पे, तो लोन पेबल मैंने पे करना है। ये वही चीज है, बस नाम डिफरेंट कर दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया। और ये आप लोग करते जाएंगे, आप लोग ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, आप लोग नाम उसी हिसाब से सेट कर देंगे। आपने मेन कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना है कि ये लोन पेबल, ये लाइबिलिटी ही है, ये कैश, ये एसेट है, ये और ये कैपिटल तो ऑनर ही प्रोवाइड करता है, इसलिए तो हम इसको हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे। अभी ये ट्रांजेक्शन हम पढ़ रहे हैं। Mr. ABC purchased books for his business for rupees 12,000.
किताबें खरीदी हैं मिस्टर एबीसी ने अपने बिजनेस के लिए, सही है। अब इसकी एंट्री का रिकॉर्ड करें, परचेजेस की है। मैंने आपको परचेजेस के बारे में समझाया था कि परचेजेस हम किसे कहते हैं। परचेजेस हम कहते हैं उन चीजों के लिए जिन चीजों को हम बाद में बेचेंगे। परचेजेस हम कहते हैं उन सामान के लिए जिनको हम बाद में जाके बेचेंगे। मैंने किताबें खरीदी जिसको मैं बाद में बेचूंगा, तो जो मैंने किताबें खरीदी उसको मैं परचेजेस का नाम दूंगा। और फिर मैंने एंट्री क्या बनाई, मैंने आप लोगों के लिए एंट्री क्या बनाई, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई परचेजेस 10,000। और अब सवाल ये उठता है क्या मैंने किताबें कैश पे खरीदी हैं या फिर मैंने किताबें क्रेडिट पे खरीदी हैं। तो एज्यूम ये करते हैं कि मैंने किताबें खरीदी वो है ऑन कैश, मैंने कैश पे खरीदी। यहाँ पे लिखो कैश 10,000। अभी आप नोट कर रहे हैं ना कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, सही है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं, डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट होती है हमेशा बराबर होती है, तो हर जगह आपको बराबर नजर आ रहा है। अब परचेजेस को मैंने डेबिट क्यों किया सर, आपने परचेज को डेबिट क्यों किया। अकाउंटिंग रूल्स में लिखा हुआ है कि आपने परचेज, यानी परचेज क्या होती है, आपने सामान खरीदा ना, आप परचेज किए जा रहे हैं। आई मेक अ लॉट ऑफ परचेजेस टुडे, मैंने बहुत ज्यादा परचेज की। सिमिलर बेसिस पे भी बहुत सारी किताबें खरीदी, उसको जब बहुत सारी किताबें खरीदी यानी आपने आपने बहुत ज्यादा परचेज किए, आपने इंक्रीज इन परचेज किए, तो इंक्रीज इन परचेजेस हमने हमेशा डेबिट कर, हमने डेबिट कर दी। अब किताबें जो हमने खरीदी उसके लिए हमने अपने बिजनेस से पैसा निकाल के दुकानदार को दे दिया, यार हमें ये लोग किताबों के पैसे में किताबें दे दे। अब यहाँ पे मेरे पास कैश कम हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कैश कम हुआ है। और कैश क्या होता है, कैश एक एसेट है, और जब एसेट कम होता है उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन एसेट। तो जब डिक्रीज इन एसेट होता है तो हम क्या, उससे मैं क्या करूंगा, उससे मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश मेरा एसेट है, लोन पेपर मेरी लायबिलिटी है। इन चीजों को आपने दिमाग में बैठा के चलना है। यानी सिंपल एंड शॉर्ट में यही कहूंगा, अगर आपने लेक्चर वन अच्छे से नहीं समझा तो आप कभी अकाउंटेंट टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, सही है। और अगर इनकेस आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझसे मुझसे व्हाट्सएप पे भी समझ सकते हैं, सही है। आप वॉइस कर दीजिए, मैं आपको फिर से क्लियर करवा दूँ। अच्छा, मिस्टर एबीसी ने ना 12,000 तक की किताबें कैश पे खरीदी थी, लेकिन उसने कहा चलो 12,000 तक की मैंने खरीदी, अब मैं 12,000 की और खरीदूंगा, लेकिन इस बार कैश पे नहीं खरीदूंगा, मतलब मैं उधार पे खरीदूंगा, सही है। तो मिस्टर एबीसी गए दुकान पे, और दुकान पे गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बार आपसे किताबें चाहिए उधार पे। तो जब भी आप कोई भी सामान उधार पे खरीदते हैं तो उसके लिए आपने हमेशा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ऑन अकाउंट। यानी जब आप सवाल देखें और सवाल के अंदर आपको अकाउंट का लफ्ज़ नजर आए, ऑन अकाउंट दोनों साथ साथ, इसका मतलब ये है कि एक क्या है, ये है एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या, ये है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे इसकी एंट्री किस तरह बनेगी, मैंने परचेजेस तो की है, मैंने बहुत ज़्यादा परचेजेस की हैं, लेकिन वो परचेजेस जो मैंने की है, मैंने जो बहुत ज़्यादा परचेजेस की है वो मैंने की है उधार पे। लेकिन इंक्रीज इन परचेजेस तो है ना, मैंने परचेजेस तो की, मैं किताबें तो लेके आया, सही है। तो लिहाजा अब मैं क्या एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, मैं परचेजेस को डेबिट तो करूंगा 12,000 से। अब मैं क्रेडिट किसको करूं, तो यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करवाना होगा अपने लेक्चर नंबर 1 से, जो कि हमने पढ़ा था, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल। जब भी मैं किसी को सामान बेचूं उधार पे, जब भी मैं किसी को सामान बेचूं उधार पे, सही है, तो उसे मैं कहूंगा अकाउंट रिसीवेबल। और जब भी मैं किसी से सामान खरीदूं उधार पे, उसे मैं कहूंगा अकाउंट पेबल। शर्त एक चीज रखी है, अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल
आप हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवर आप हर एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो सर ये कहाँ यूज होगा? अगर आपने किसी से सामान उधार पे खरीदा है और वो सामान आप बाद में जाके बेचेंगे, यानी आपका मेन पर्पस ऑफ एक्टिविटी से वो रिलेट करता है, वो आपके रोजमर्रा का काम से रिलेट करता है। मेरी किताबों की दुकान है, मैंने किताबें खरीदी, उधार पे मैं किताबें बेचूंगा, तो जो उधार पे मैंने किताबें खरीदी है मैं सिर्फ उन्हीं के लिए अकाउंट पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बाकी किसी और चीज के लिए अकाउंट पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। अकाउंट पेबल क्रेडिट। आपने अकाउंट पेबल को क्रेडिट क्यों किया? मैंने पैसे देने हैं। जब पैसे देने होते हैं वो एक ऑब्लिगेशन होती है, वो एक कर्ज होता है, और कर्ज को मैं लायबिलिटी कहता हूँ। और यहाँ पे मैं लायबिलिटी नहीं लिखूंगा। मैं क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैंने किताबें खरीदी है, उन किताबों को मैं बाद में जाके बेचूंगा। सही है। जब मैं उनको बाद में जाके बेचूंगा, सही है, तो वो मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी रोजमर्रा के काम से रिलेट करती है। तभी मैंने उनकी लाइबिलिटी को नाम अकाउंट पेबल दे दिया बजाय लाइबिलिटी लिखने के। इसी तरह देखिए लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट है। लाइबिलिटी ये ना समझे कि आपने हर ट्रांजेक्शन के अंदर लाइबिलिटी लिखनी है, एसेट लिखना है, क्या चाहिएगा मैं एसेट लिखूंगा, एसेट डेबिट नहीं। एसेट तो डेफिनेशन थी, लाइबिलिटी डेफिनेशन थी। आपने भी पहचान खुद बनानी है, और वो प्रैक्टिस के साथ आएगी, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा देखिए, ये परचेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो लोग परचेज नहीं लिखते। लोग क्या करते हैं, मोस्टली परचेज हटा के मर्चेंडाइज डेबिट कर देते हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ में बात है। सही है, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या ये गलत नहीं है? परचेज नहीं करें, मर्चेंडाइज करें। नहीं बेटा, सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सही है। अच्छा सब किस तरह सही जरा मैं समझाए। देखिए मर्चेंडाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज वो सामान होता है जो कि आप खरीद के लाए हैं, आप उसे जाके बेचेंगे, तो आपका मर्चेंडाइज है। किताबें जो मैं लाया हूँ वो मेरा मर्चेंडाइज भी है। सही है। और मर्चेंडाइज किताबें किताबें एसेट भी हुई मेरी। तो एसेट जब मेरी हुई, क्योंकि किताबों को बाद में बेचूंगा, मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो मैं इसको फिर एज अ मर्चेंडाइज भी डेबिट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एसेट है, इंक्रीजिंग एसेट हुआ है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस बात को भूल जाइए कि आपको वक्त के साथ समझ आ रही है। जिम्मेदारी भी बताना तो मैंने बता दिया, लेकिन वक्त के साथ आपको और क्लियर हो जाएगा, लेक्चर में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी अभी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। पूरा सवाल अभी मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो जनरल एंट्री ये क्या है, समझाऊंगा आराम से आराम। अभी ना, अभी मैं आपको सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के रूल समझाने के लिए सारी ट्रांजेक्शन बनवा रहा हूँ आपसे, ताकि आप डेबिट और क्रेडिट के रूल समझ जाए यार। सही। एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए बिजनेस में आए कैश। सही है। ओहो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। 50,000, यहाँ पे 50,000 लिखना था, मैंने मिस्टेक कर दी। तो एक हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे 50,000 लिखना था। मुझे लोन तो 50,000 की मिला है ना। अगर आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए तो उसके लिए परेशान ना हो। वीडियो आगे अगर आप आगे तक पहुंच गए, अभी इस लेवल तक पहुंच गए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मिस्टेक हो गया टाइपिंग। 50,000 की अमाउंट, यानी पहले मेरे पास बिजनेस में 1 लाख की अमाउंट रिसीव हुई, फिर मेरे पास 50,000 की अमाउंट रिसीव हुई, उस यानी मेरे पास 1.5 लाख रुपए बिजनेस में आ गए। सही है। 1.5 लाख रुपए बिजनेस में आ गए। मैंने 12,000 की किताबें खरीदी कैश में, बाकी जो बचा वो कैश मेरे पास अभी तक पड़ा। आपको मेरे ख्याल से इस छोटी सी एग्जाम्पल से चीज़ वगैरह तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल मैंने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी, अभी हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। सही है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस मैंने करवानी है, ये इंशाल्लाह ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी लेक्चर नंबर 3 का पार्ट बनेगी। अभी मैंने आपको सिर्फ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाने के लिए ये प्रैक्टिस करवाई। ओके है। अच्छा मैंने
मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया था कि जो मैं नीचे डेबिट डेबिट लिख रहा हूँ ना, डेबिट DRCR, ये हमेशा याद रखना, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है ना, इसको हम ट्रांजेक्शन के अंदर DRCR करके लिखते हैं। इसका बाकायदा इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि भाई ये DRCR का मतलब क्या है। लोग कंफ्यूज जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं है। हमेशा याद रखना, DR का मतलब क्या है, डेबिट रिकॉर्ड, CR का मतलब क्या है, क्रेडिट रिकॉर्ड। अभी जो मैंने आपको समझाना है, लास्ट में कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स के, वो मैंने आपको क्लियर करवाने। कुछ अक्सर कॉन्सेप्ट या खत्म हो गए, नहीं खत्म नहीं हुए, बहुत सारे अभी बाकी हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि थोड़े बेसिक और रहते हैं उनको मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। सही, ये क्लियर करवाना जरूरी है। चलिए, तो आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पढ़ेंगे लेक्चर 1 में थ्योरी होती है, लेक्चर 3 के अंदर से प्रैक्टिकल प्रैक्टिक मतलब न्यूमेरिकल मोस्टली स्टार्ट हो जाए। सही, अगर मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको फुल लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो रिपीट करता चलूँ, इस क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर हमने डेबिट और क्रेडिट के बारे में ज़रा समझा, उसके रूल्स के बारे में हमने समझा, हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। सही है, हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, सवाल सॉल्व किया डेबिट एंड क्रेडिट का, मतलब खुद से सवाल बनाया, उसको सॉल्व किया, ताकि आप लोगों को डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्लियर हो। अभी मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फुल अकाउंटिंग किसे कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, अभी मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह ये समझाऊंगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, आप जरा बताएं, सोचे समझे। कुछ भी दिमाग में आ रहा होगा, मुझे तो अभी पता नहीं चल सकता ना। चले, मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। इस तरह मैं अभी, मैंने आपको लोगों को जो एग्जांपल समझाई थी, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी जो एग्जांपल समझाई थी कि मिस्टर ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया बुक शॉप का, ₹1,00,000 बिजनेस के अंदर खर्च कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करा देना चाहता हूँ कि जो मिस्टर ABC है और जो उसका जो बिजनेस है, ये दोनों सेपरेट है, ये दोनों मर्ज नहीं है। तो क्या मतलब मर्ज नहीं है, समझाते हैं। देखिए, मिस्टर ABC ने 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगाए। अब 1,00,000 रुपए से, 1,00,000 रुपए का बिजनेस जिसका इस्तेमाल करता है वो बिजनेस देखेगा। सही है। अब मिस्टर ABC अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करते होंगे, कभी वो घर में खाना खा रहे होंगे, कभी अपने घर का बिजली का बिल पे कर रहे होंगे, कभी वो घर में मतलब कोई ग्रोसरी वगैरह ला रहे होंगे। तो जो उनका जो खर्चा है वो उनका खर्चा है, वो खर्चा मैं अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ऑनर का खर्चा मैं अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। बिजनेस अपना, अपनी ट्रांजेक्शन, अपने अकाउंटिंग अपने लिए रिकॉर्ड करेंगे, ऑनर अपना अपने पास रखेगा। ऑनर अपनी तमाम ट्रांजेक्शन, अगर ऑनर जो काम कर रहा होता है, जो भी फाइनेंशियल डीलिंग कर रहा होता है, सही है, अगर वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है तो ये बिजनेस का पार्ट नहीं होगी, बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेगी। क्लियर नहीं हुआ आपने क्या कहा, सर हमें क्लियर ही नहीं हुआ आप क्या कहना चाह रहे हैं, आज ये क्लियर करते हैं। मेरी किताबों की दुकान है, मतलब सपोज करते, और आसान करके चलो, मैंने 1,00,000 रुपए अपनी किताबों की दुकान में लगा दिए, और सर ऊपर मिस्टर ABC ने लगाए थे ना, मिस्टर ABC ने 1,00,000 रुपए किताबों की दुकान में लगा दिए। अब उस 1,00,000 रुपए से उसका बिजनेस चल रहा है। अब मिस्टर ABC अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी खर्चा कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उस काम का बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं। सिंपल एंड शॉर्ट ये बात है। तभी से हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस सिर्फ अपने बिजनेस के ही मामला को देखेगा। जैसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि भाई ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। सही है, जरा रीड करा देते हैं आप लोगों को, आप ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। रिमेंबर, बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। The personal income or expenses or any personal financial information of owner shall not be merged with the business accounting reports. Going concern concept, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग कहती है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवाई ना, आप
वो कुछ मेरे को ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। आप लोगों ने जब ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करें, आप लोगों ने दिमाग में ये बात रख के चलनी है कि जो बिजनेस है ये चलेगा, ये जो बिजनेस है ये चलता जाएगा, ये गोइंग कंसर्न है, ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये चलेगा। ये एक अजम्पशन के तौर पे हम लेके चल रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस चलेगा। सही है। तो हम आगे आगे और क्लियर कराएंगे और मैं आपको डीपी समझाऊंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो अभी जो बिजनेस चल रहा है वो अगले 12 महीने तक चलेगा और इससे आगे भी चलता जाएगा। सही है। क्या सर ये आपने बात से बता दी लेकिन हमें फिर भी क्लियर नहीं हुआ। क्लियर करा देते हैं, मसला ही नहीं, सबसे आसान एग्जाम्पल समझाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर एक बात समझाई, नॉन करंट एसेट के बारे में, करंट एसेट के बारे में, नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में, करंट लायबिलिटीज के बारे में। नॉन करंट एसेट कौन सा एसेट जो कि 12 महीने तक से ज्यादा का बेनिफिट दे। नॉन करंट लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी जिसको आपने 12 महीने के बाद पे करनी हो। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी हमसे यही कहता है कि जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें आप लोग अपने दिमाग में यही रखें कि ये जो गाड़ी है ये 7 साल तक की चलेगी तो हमारा बिजनेस भी चलता जाएगा, तभी मैंने इसको नॉन करंट एसेट कह दिया। सही है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ताल्लुक ही इसी बात से कि मैनेजमेंट एज्यूम करे उनका बिजनेस चलता जाएगा 12 महीने तक से ज्यादा तक का, 12 महीने तक से ज्यादा तक का चलता जाएगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है। अच्छा सर अगर ऐसा हो ही ना, हालात इतने खराब हो जाए, अचानक जल्जला आ जाए, वो बिजनेस टूट के खत्म हो जाए, फिर यानी इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आपके जो सामान वगैरह पड़े हुए थे, इक्विपमेंट्स, जो बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई होगी, जो जो भी आपका सामान पड़ा हुआ था, जो भी आपका एसेट पड़ा हुआ था, तमाम खराब हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा ना। तो फिर आपने उन तमाम को अपने अकाउंट से डिलीट करवाना होगा, हटाना होगा। सही है। अच्छा ये तो एक जल्जले की मैंने बात बताई, और सिंपल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है और हमें नहीं लगता कि हम एक साल से ज़्यादा तक चला पाएंगे, तो नहीं बिजनेस आप बंद करने वाले हैं। जी मैं बंद करने वाला हूँ। यानी जो आपके एसेट और लायबिलिटीज जितने भी है, सही है, जो एसेट आपके फॉर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं वो आपको अभी फायदा नहीं पहुंचा सकते, एक साल तक से ज़्यादा तक का जी नहीं पहुंचा सकते। कहीं को 12 महीने तक का ही फायदा पहुंच जाएंगे जी, 12 महीने तक का ही फायदा पहुंचाएंगे। तो उस केस के अंदर जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन आप समझते हैं कि वैलिड नहीं है, द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड, तब आपने अपने तमाम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर एसेट और लायबिलिटीज को एज अ करंट रिकॉर्ड करना है, द करंट एसेट और द करंट लायबिलिटी। सही। अभी के लिए डिटेल काफ़ी है, जिस तरह आगे बढ़ते जाएंगे डिटेल बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और मैं सारी आज की क्लास में दे दूँगा तो आपके डर के बाद बन जाए। सही है। तो टेंशन नहीं लेनी। तो ये बेसिक्स ही कवर करवा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर, मोस्टली थ्योरी कवर हो जाएगी। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। वो भी इसके अंदर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा, उनके अंदर भी थ्योरी आएगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, only those transaction is recorded in accounting which can be expressed in terms of money। सर इसने क्या कहा, इसने आपसे ये कहा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि आप हर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू कर पाए। मालिक ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कैश, किसी ने लोन भर कर दिया 50,000 का, मैंने किताबें खरीदी 12,000 की, तमाम। अब आप देख रहे हैं ना हर चीज मनी के टर्म्स में आ रही है, मतलब वैल्यू है, हर चीज की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिस चीज की वैल्यू हो, जिस ट्रांजेक्शन की वैल्यू हो इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फ्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, तो एवरी डेबिट देयर इज ऑलवेज अ क्रेडिट। ये तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि भाई अगर कोई चीज इंक्रीज इन एसेट अगर हो रहा है, सही है, तो कुछ और या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा। इस तरह भी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई ट्रांजेक्शन तो सिंपल सी थी कि भाई इस ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं कि मिस्टर एबीसी परचेज बुक्स फॉर रुपीज 12,000 कैश। मिस्टर एबीसी ने परचेज की 12,000, सही है। मिस्टर एबीसी ने परचेज की 12,000 की, तो परचेज मेरा डेबिट हुआ और मुझसे कैश, मेरा कैश कम हुआ, डिक्रीज इन एसेट हुआ, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। यानी हर डेबिट के बदले एक क्रेडिट लाजमी होगा, तभी हम डेबिट और क्रेडिट, तभी डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। डी आर इक्वल टू सी आर।
अक्रूवल अकाउंटिंग सबसे मेन कॉन्सेप्ट, अक्रूवल अकाउंटिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट। अक्रूवल अकाउंटिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों ने गौर से समझना है। सही है, ये मैं अगर कहूँ तो अपनी क्लास हम इन्हीं इन दो कॉन्सेप्ट के साथ एंड कर देंगे, अक्रूवल अकाउंटिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये अभी हमने पढ़ना है। कौन समझा रहे हैं? अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब क्या है ऐसा समझाया है? तो अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब क्या है ऐसा हमें समझाया है। ठीक है बेटा, अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब ये है कि भाई आपने रेवेन्यू उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब आप अर्न करें, ना कि जब आपको पैसे मिले। क्लियर नहीं? तो भी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रांजेक्शन के थ्रू, एक सवाल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करवा देता हूँ। मिस्टर पीवीसी गोल्ड 5000 फ्रॉम अकाउंट का, और एक ही बात है, देखिए मैंने ना सेल आज ही की है। मिस्टर एबीसी ने 5000 की किताबें आज ही के दिन बेचे, लेकिन उसने उधार पे बेचे हैं। पैसे तो अभी तक नहीं आए, लेकिन मैंने सेल तो कर दी, मैंने अपनी अर्निंग तो कर दी, मैंने एक अर्निंग तो कर ली ना, जिसके पैसे मुझे मिलेंगे, जिसके पैसे मुझे मिलेंगे। सही। तो जो मिलेंगे वो दूर की बात है। मेन चीज है कि आपने सामान तो बेच दिया ना, आपने सामान तो आज बेच दिया। जब आप सामान आज बेच चुके हैं, उसकी एंट्री भी आज ही के दिन रिकॉर्ड करें। जब आप सामान बेच चुके हैं, उसकी एंट्री भी आज ही के दिन रिकॉर्ड करें। तो एंट्री आज ही के दिन रिकॉर्ड करूंगा, उसकी एंट्री किस तरह रिकॉर्ड होगी? मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि जब मैं उधार पे सामान खरीदूंगा उसे मैं कहूंगा अकाउंट पेबल, और जब मैं उधार पे सामान बेचूंगा उसे मैं कहूंगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मेरे पास पैसे आएंगे, अभी तक नहीं आए, वो आएंगे, लेकिन मैं सेल कर चुका हूँ, मैं सामान बेच चुका हूँ। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि पैसे आएंगे। पैसे क्या है? पैसे होते हैं कैश। कैश क्या है? कैश एक एसेट है। कैश मेरे पास आएगा। जब कैश आएगा यानी वो इंक्रीज इन एसेट होगा। जब इंक्रीज इन एसेट होता है तो वो क्या होता है? डेबिट। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे। मैंने सेल किया है, मैंने सामान बेचा है। अकाउंटिंग रूल्स हमें कहते हैं कि भाई इंक्रीज इन सेल्स, आपने सामान बेचा है, इसका मतलब आपने इंक्रीज की है अपनी सेल्स, आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। सही है, आपने इसको एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट। आप लोगों की बात क्लियर हुई? मैं आप लोगों को ये बात करना चाह रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन आप आज ही के दिन रिकॉर्ड कर लें। अब आपको पैसे बाद में मिले या ना मिले वो दूर की बात है, लेकिन ट्रांजेक्शन आप आज ही के दिन रिकॉर्ड करें। सामान अगर आपने आज बेचा है तो आज ही के दिन इसको रिकॉर्ड कर ले। ये ना करे कि आप उस वक्त रिकॉर्ड करें जब आपको पैसे मिल रहे हैं। सही है। अक्रूवल अकाउंटिंग हमसे यही कहता है, अभी हम रीड करते हैं थोड़ा सा। रेवेन्यू और इनकम shall only be recognized यानी shall only be recorded when it is earned, जब आप सामान बेचें आपने उस वक्त ही रिकॉर्ड करना है। एंड नॉट व्हेन इट इज रिसीव, यानी जब आपने सेल की है तो आपने सेल को उसी वक्त रिकॉर्ड करना है जब आपने सामान बेचा है। आपने ट्रांजेक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है, ना कि उस दिन जब आपको पैसे मिले, जब आपको कैश रिसीव हो। तो ये हमें clear हो गया। अभी और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मिस्टर
मुझे एक बात आता है, जब भी बिजली का बिल आता है वो पूरे महीने का आता है, लेकिन वो अगले महीने के 15वीं तारीख या 10वीं तारीख को आते हैं, पता नहीं, मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ रिसीव नहीं होता, अगले महीने के किसी तारीख को आपको मिल जाता है कि इतना बिल आया है। तो बिजली का बिल जब आता है, आपने मतलब जिस महीने का होता है, आपने उसी महीने में जाके बिल को रिकॉर्ड करना है, हाँ आप पैसे पे करें या ना करें। सेम यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने खर्चा किया है तो उस खर्चे को आज ही रिकॉर्ड करें, हाँ आप पैसे दे या ना दे। तो बिजली का बिल आया है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एबीसी की दुकान में जनवरी के महीने का बिजली का बिल आ गया। जब बिजली का बिल आया जनवरी के महीने का, तो मिस्टर एबीसी ने तो पे तो नहीं किया था। वो मिस्टर एबीसी 15-20 दिन बाद पे करेंगे, 15 दिन बाद या 6 दिन बाद, जब भी पे करेंगे। बिजली का बिल तो आ गया जनवरी के महीने का, तो उस बिजली के बिल को जनवरी के महीने में ही आपने रिकॉर्ड करना होगा। वो आप किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? बिजली का बिल क्या है? एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। सही है, एक एक्सपेंस है, खर्चा है। एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट आपने एक महीने के अंदर ले लिया और 12 महीने से कम है, तभी मैं इसको मैं एक्सपेंस कह रहा हूँ। क्योंकि 12 महीने से कम है तभी मैं इसको एक्सपेंस कह रहा हूँ। सही है, सिंपल एंड शॉर्ट ये बात याद रख लें, बिजली का बिल एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो बढ़ गया। जब एक्सपेंस बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ। इंक्रीज इन एक्सपेंस मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा, डेबिट। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंस 10,000। अब चूंकि ये बिजली का एक्सपेंस है, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ₹10,000 डेबिट। अच्छा, अब मैंने बिजली का बिल तो पे नहीं किया, मैं पे करूंगा। देखिए, अक्रूवल अकाउंटिंग हमसे ये कहता है, अगर आपने कोई सामान आज बेचा है तो उसको आज ही के दिन रिकॉर्ड करो, खवा आपको पैसे आज मिले या ना मिले, वो दूर की बात। सिमिलर, अक्रूवल अकाउंटिंग हमसे ये कहता है, अगर आपने कोई खर्चा आज किया है तो उसको आज ही के दिन रिकॉर्ड करो, खवा आप पैसे आज पे करो या बाद में पे करो। सही। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 का डेबिट हुआ है, उनका एक्सपेंस बढ़ गया था, बिजली का बिल आया था। सही है, बिजली का बिल आया था, एक्सपेंस बढ़ गया था। अब एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैंने बिल पे करना है। मैंने बिल पे करना है। पे करना है एक लायबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है, एक कर्ज भी हुआ ना मेरे ऊपर, तो बिजली का बिल पे करना है। अगर मैं पे नहीं करूंगा तो बिजली की लाइन काट के चले जाएंगे, तो एक ऑब्लिगेशन है, एक लायबिलिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लायबिलिटी थी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी को मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, तभी मैंने इसको नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल। तो आपने लायबिलिटी क्यों नहीं लिखी है? आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों लिख दिया? बेटा, लायबिलिटी एक डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन को समझना है और उस हिसाब से आपने डिस्टिंग्विश करना है कि भाई ये चीज लायबिलिटी है या नहीं। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, मैंने पे करना है, लायबिलिटी है ना, क्रेडिट कर दिया। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, क्रेडिट कर दिया। तो आपने आपने दिमाग में एक बात बैठा के चलनी है कि अगर जब आप सामान बेचे आज की तारीख में, उसको आज की तारीख में रिकॉर्ड करें, ख्वाह पैसे मिले या ना मिले। आपने कोई खर्चा आज किया है, उसको आज की तारीख में रिकॉर्ड करें, ख्वाह आप पे करें आज या बाद में पे करें। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। Revenue or income shall only be recognized when it is earned and not when it is received. Expenses are recognized when they are incurred and not when they are paid. इस एग्जांपल से आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। सर, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैन का महीना है, का बिल आया 10,000। सही है, अभी आप इस 10,000 को उठा दो, 100 की यार नहीं, इस 10,000 को मैं जैन में नहीं लिखूंगा। सही है, इस 10,000 को मैं लिखूंगा फेब में। आपने ये किया, आपने कहा कि यार नहीं
ये जो जैन का जो बिजली का बिल आया था ना 10,000, उसको मैं जैन में नहीं लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा फैब में। आप क्या मुझे बताया, क्या कोई लॉजिकल बात हुई? जिस महीने का खर्चा है, जिस महीने का खर्चा है उसको उसी महीने में रिकॉर्ड करो। ये आगे पीछे क्यों किए जा रहे हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट हमसे यही कहता है कि भाई जिस महीने आपने जो कमाया, जिस महीने आपने जो खर्चा किया, उसको उसी के महीने में रिकॉर्ड करो, उनको आगे पीछे ना करो। वो कहते, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी का महीना था, फिर से रिपीट कर, आपने जनवरी का महीना था, आपने जैन में के अंदर सेल की 15,000, और आपका खर्चा आया, सपोज करते हैं एक्सपेंस हुआ आपका 10,000 का, प्रॉफिट मिला कितने का, माइनस कॉस्ट एक्सपेंसेस कर दो, कितने का आपको प्रॉफिट मिला? 15,000 माइनस 10,000, तो देखिए तो आपको प्रॉफिट मिला पूरा 5,000। सही। मुझे एक बात बताए, आपने सेल की है जनवरी के अंदर 15,000 की, और जनवरी के महीने का खर्चा भी कितना है? 10,000, तभी आपको 5,000 का प्रॉफिट मिला। अगर मैं काम करता हूँ, मैं फैब में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये एक्सपेंस मैं जनवरी में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इस एक्सपेंस को मैं रिकॉर्ड करूंगा फैब में, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मैं उस महीने के खर्चे को उसी के महीने के रेवेन्यू से कंपेयर करूंगा, उसी महीने के सेल से कंपेयर करूंगा, ये सही होगा। ना कि मैं इनको ऊपर नीचे कर दूं और जिस महीने का खर्चा ना हो उसके दूसरे महीने के रेवेन्यू से कंपेयर करा दूं और फिर अपना गलत प्रॉफिट निकलवा दूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनवरी का एक्सपेंस फैब में लेके चला गया, और फैब के अंदर मैंने सेल्स की थी 10,000 की, अगर मैं देखूंगा और से तो मैं तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो, ये बात तो नहीं हुई, मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी पूरा गलत रखा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट और अप्रूवल कॉन्सेप्ट आपस में बाई बाई हैं, दोनों सेम ही बात करते हैं कि भाई, अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि भाई जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में रखो, जिस महीने की इनकम है उसको उसी महीने में रिकॉर्ड करो, जिस महीने की सेल्स है उसको उसी महीने के सेल्स में रिकॉर्ड करो, आगे पीछे ना करो। पढ़ लेते हैं। The expenses and the revenue shall be recorded in the period in which they are incurred and earned so as to derive the amount of profit earned by the business. I hope I hope कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज लेक्चर 2 के साथ हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे कुछ हद तक कवर हो गए, लेकिन अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। अभी तो आप लोगों ने पूरी जर्नी देखनी है कि ट्रांजेक्शन बनते किस तरह हैं, लेजर किस तरह बनते हैं, ट्राई बैलेंस क्या होता है, फाइनेंशियल किस तरह बनते हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक। सही। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोग रिवाइज करते जाएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा, वरना आप भूल भी सकते हैं, और जब आप भूल गए तो फिर आपका गेम ओवर हो जाएगा। सही है। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। देखिए, मैंने मैंने शायद बहुत कम पढ़ाया है, लेकिन मतलब टॉपिक बहुत कम कवर किया है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम दिया। अगर मैं फास्ट एंड फ्यूरियस लेके चलूँगा तो आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगा अकाउंटिंग विजन क्या है, पढ़ाना है मैंने। आप जैसे अकाउंटिंग साइकिल क्या है, मैंने ही पढ़ाना है, टेंशन ना लें, मैं अपने टॉपिक जानता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग जो है वो स्क्रू टाइट हो जाए, वो स्क्रू ढीला ना हो। सही है। तो गुड लक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।